अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहे, अपने को एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है। एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो सपोज मान लो कि ये प्लेन है और एक लाइन ले लिया, ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन एल है और ये प्लेन पी है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है अपने को। तो हम कभी भी प्लेन और लाइन के बीच का एंगल तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ये होगा, इसको बोल सकते हैं एन वेक्टर, क्योंकि प्लेन में उसका नॉर्मल वेक्टर छुपा हुआ रहता है प्लेन के इक्वेशन में। तो नॉर्मल वेक्टर और लाइन एल जो है वो पैरेलल है किसके? लाइन एल पैरेलल है बी वेक्टर के, ठीक है। तो लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल डिफाइन होगा वो तो ये वाला एंगल डिफाइन होगा, कह सकते हो कि वो ये वाला एंगल डिफाइन होगा, ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है। तो मान लो कि ये हमारा थीटा है, ठीक है। और हम निकाल क्या पाएंगे? एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को मान लो फाई बोल दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ से कॉस फाई जरूर निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कॉस फाई इज इक्वल्स टू एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है कॉस फाई, तो इज इक्वल्स टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से कॉस फाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कॉस फाई आ गया, अपने को निकालना क्या है? थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि फाई प्लस थीटा जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम फाई को लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फाई को क्या लिखा जा सकता है? 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो कॉस ऑफ फाई की जगह पे क्या लिख लिया? 90 माइनस थीटा लिख लिया। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या था? साइन थीटा होता है। तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एन डॉट बी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एक लाइन और एक प्लेन के बीच का जो एंगल है वो आ जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो मॉड लगा लिया, मॉड ऑफ एन डॉट बी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई, यही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया। हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो छोटे मोटे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन containing line, find equation of plane containing line। लाइन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू z प्लस 2 अपॉन 1 एंड पॉइंट
0,7, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। और इस प्लेन में क्या खासियत है कि ये प्लेन एक लाइन को कंटेन कर रहा है, ठीक है, यानी इस प्लेन में एक लाइन लाई कर रहा है और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अपने को गिवन है क्या, -3, 2 and 1। और उस लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि वो प्लेन पे भी लाई कर रहा होगा, -1, -3, -2, ठीक है। और उस प्लेन पे एक और पॉइंट लाई कर रहा है और वो है 0,7, -7। अब अपने को इसका इक्वेशन लिखना है इस प्लेन का, ठीक है। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली अपने को बी वेक्टर पता चल गया है। बी वेक्टर क्या है, वही -3, 2, 1, ये तो बी वेक्टर है, ठीक है। -3, 2, 1 क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर पता चल गया और हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा के ये वाला वेक्टर निकाल सकते हैं जो ब्लू से हमने बनाया। मान लो पॉइंट ए लाइन पे लाई कर रहा था तो प्लेन पे भी लाई कर रहा है अल्टीमेटली, और पॉइंट बी जो है वो गिवन था जो उस प्लेन पे लाई कर रहा था, तो ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ए बी वेक्टर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 - -1, 1, 7 - 3, 4, -7 - 2, तो -7 + 2 -5, सही है क्या। तो 1, 4 कुछ भी आया, ऐसा कुछ आ गया होगा, 1, 4 -5 आ गया। ये आ गया हमारा क्या, ए बी वेक्टर, देख सकते हो। तो 1, 4 -5 विल बी इक्वल्स टू ए बी वेक्टर। बी वेक्टर अपने को गिवन है और वो क्या गिवन है, -3, 2, 1। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस कर लें, ए बी क्रॉस बी करें, तो अपने को क्या मिल जाएगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर अपने को नॉर्मल वेक्टर निकालना हो, ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या करेंगे, ए बी क्रॉस बी कर लेंगे तो अपने को नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। देख लेते हैं क्या आएगा नॉर्मल वेक्टर। तो आ जाएगा 4 + 10, 14 आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 1 - 15। तो 1 - 15 कितना हो जाएगा, 1 - 15 -14, ठीक है, बाहर माइनस लगा हुआ है तो -14 ही आ जाएगा। ठीक है, देख लो, सिंपली हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और कुछ नया बात नहीं कर रहे हैं। तो सॉरी, ये +14 आ जाएगा, हाँ देख लो, दोनों क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, +14 आ गया, ठीक है। फिर तीसरा में क्या आ जाएगा, 2 + 12, वही 14 ही आ जाएगा। तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि अपने को क्या समझ में आ गया कि हमने जब ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया तो अपने को इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकल गया, यानी कि नॉर्मल वेक्टर निकल गया। और नॉर्मल वेक्टर जो आया वो 14, 14, 14 आया। तुम 14, 14, 14 बोलो चाहे 1, 1, 1 बोलो, है ना, रहेगा दोनों सेम ही चीज का डायरेक्शन रेशियो, सेम ही वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। समझ आ रहा है बात, लेंथ बदला, सिर्फ 14 गुना छोटा हो गया लेंथ, क्या फर्क पड़ रहा है, अभी भी होगा तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर ही ना। तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1, 1 रख लेंगे, ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो जो एन वेक्टर आया वो 1, 1, 1 आया, एन वेक्टर आ गया 1, 1, 1। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर समझ में आ गया। अब इस प्लेन पर लाइक एक पॉइंट पता है, दो पॉइंट पता है, इवन 0, 7, -7 और -1, 3, -2, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है क्या, प्लेन का आर वेक्टर -ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये सॉरी, 0 सिर्फ 0 आएगा, यही करते हैं ना, प्लेन इक्वेशन तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट कहने मतलब क्या हो गया कि हम इस प्लेन में एक पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट P मान लेंगे जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होगा, ठीक है। तो r - ए वेक्टर, यानी कि मान लो इसको 0, 7, -7 को ए वेक्टर बोल दिया तो ये कहलाएगा r - ए वेक्टर। तो r - ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या आ जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेन का इक्वेशन हम लोग याद कर चुके हैं, है ना, ये फॉर्म 2 लिखवाया था हमने, r - ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो लिख लो भाई। तो कैसे करेंगे, r - ए डॉट एन, तो पहले r - ए निकालना पड़ेगा अपने को,
ठीक है, तो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसमें से ए वेक्टर घटा रहे हैं, ए वेक्टर क्या है 0 7 -7, ठीक है, तो एक्स माइनस 0 यानी आर माइनस ए वेक्टर की बात करें तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा वाई माइनस 7, फिर आ जाएगा क्या जेड प्लस 7, ये आर माइनस ए वेक्टर आ गया, डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या है 1 1 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस 7 डॉट प्रोडक्ट ले लो दोनों का, प्लस जेड प्लस 7 इक्वल 0, ये माइनस 7 प्लस 7 खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आ गया रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा बात। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, चलो कर लेते हैं, वापस से डायग्राम बना लिया और लाइन के क्वेश्चन लिख लेते हैं वापस से, x प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू z प्लस 2 अपॉन 1, एक तो ये आ गया, और उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है 0,7, -7, ये कहानी है, यानी कि एक प्लेन है, इस प्लेन पे एक लाइन लाई कर रहा है, इस प्लेन पे एक लाइन एल लाई कर रहा है, और उस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, या यूं कहें कि वो जिस वेक्टर के पैरेलल है वो दिया हुआ है -3 2 1, उस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, और वो गिवन है -1 3 -2, और प्लेन पे एक और पॉइंट गिवन है क्या 0,7, -7, ठीक है, ऐसा कुछ कहानी है। तो मुझे पता है कि कोई भी प्लेन का जो इक्वेशन होता है ना, जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं कोई भी प्लेन का, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया कि ये प्लेन का इक्वेशन होगा। अब इस प्लेन में क्या क्या खासियत है, इस पे लाई कर रहा है कौन 0,7, -7 लाई कर रहा है, तो उठा के डाल दिया 0,7, -7, ठीक है, 0,7, -7 अगर इसमें इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो डालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7b -7 c इक्वल्स टू डी, ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गया अपने को, ठीक है, और वैसे ही सेम इक्वेशन में हम -1 3 -2 डाल सकते हैं, यानी कि -1 3 और -2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर वाला प्लेन, तो डाल दो, तो कितना आ जाएगा -a प्लस 3b -2c -a प्लस 3b -2c इक्वल्स टू डी, ठीक है, ये आ गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या देखा कि अब जो हमने डायग्राम, जो हमने इक्वेशन लिखा ए बी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, उससे क्या समझ में आ रहा है कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है ABC है, इससे तो अपने यही समझ में आया, तो इसका मतलब कि ABC अगर इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है, मतलब इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है, तो नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट -3 2 1 से आना चाहिए, है ना, तो -3 2 1 से नॉर्मल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो है वो 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ -3 2 1 यानी बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ABC शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा -3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, तो -3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी 0, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ आया होगा, हाँ ऐसा कुछ आया होगा, तो ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अलावा, ठीक है, तो इस तीनों इन्फॉर्मेशन के हेल्प से अपने को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, वो कैसे निकाला जाए, ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई। अब क्या करें, सही बात है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिए, ABC का भी कुछ कहानी आ गया, अब इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से अपने को निकालना है, मतलब ABC का वैल्यू काइंड ऑफ कह सकते हो, ठीक है, एक्चुअल में अपने को ABC का वैल्यू नहीं निकालना है, एक्चुअल में तुम ध्यान से देखो
तो अपने को रेशियो निकालना है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। यानी कि देखो, अब तुमको क्या समझ में आ रहा होगा इसमें कि इक्वेशन तो तीन ही बना। बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि एबीसी में जो इक्वेशन बना वो तीन ही बना, और वेरिएबल तो डी भी है, एबीसीडी 4 वेरिएबल है, तो कैसे सॉल्व होगा। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा, तो गलत बात सोच रहे हो, है ना। एक्चुअली में अपने को एक्चुअली में तीन ही वेरिएबल है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। चौथा वेरिएबल तो हमने ऐसे ही जानबूझ के लिख लिया था। जैसे लाइन का इक्वेशन लिखते थे, तो एक तरीका था 2D में लाइन का इक्वेशन लिखने का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2D ऐसे लिखते थे। और एक ऐसे भी तो लिखते थे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो प्रैक्टिकली एक लाइन, एक 2D में लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए m और c दो ही वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है। ये तो कहने के लिए इतना कहानी झूठ मूठ लिख दिए थे। इसका मतलब अगर तुम c से सबको डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, a बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ए बाई सी को एक नया वेरिएबल मान लो, कैपिटल ए बोल दो, बी बाई सी को कैपिटल बी बोल दो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, दो ही वेरिएबल लगा, ठीक है। तो दिखने में तीन वेरिएबल लग रहा था कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन वेरिएबल चाहिए, बट एक्चुअली में दो ही वेरिएबल चाहिए होगा, है ना। तो सेम लॉजिक से, है ना, अपने को एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए ऐसा नहीं कि चार वेरिएबल चाहिए, ए बी सी डी, तीन ही वेरिएबल चाहिए। तो यानी कि समहाउ तुम तीन इक्वेशन बना लो तो तुम्हारा काम चल जाना चाहिए, ठीक है। अपने को बेसिकली रेशियो निकालना होता है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबको डी से डिवाइड कर देते हैं। सपोज हमने क्या किया, सबको डी से डिवाइड कर दिया। अगर हम सबको डी से डिवाइड कर दें तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यानी कि चार वेरिएबल मानने से अच्छा कि तीन वेरिएबल ही मानो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो हम लाइन का क्वेश्चन तीन वेरिएबल में भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ए बाई डी एक्स प्लस बी बाई डी वाई प्लस सी बाई डी जेड इक्वल्स टू 1, ऐसा भी अज्यूम किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कर सकते थे। अगर हम ऐसा अज्यूम करते तो क्या बन जाता है, ये समटाइम्स ऑफ एक्स प्लस समटाइम्स ऑफ वाई प्लस समटाइम्स ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 बन जाता। बट इसमें डिवाइड करने में दिक्कत क्या है ना, ऊटपटांग आंसर आ जाएगा, हो सकता है आंसर नहीं निकाल पाओ। कब, जब डी जीरो हो रहा हो, जब डी जीरो हो रहा होगा, है ना, तो तुम जीरो से जब डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड चीज आ जाएगा, है ना, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है। तो हम अगर डी जीरो हो रहा है तो अगर गड़बड़ हो रहा है, इस क्वेश्चन में तो डी जीरो हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सबको ए से डिवाइड कर दो, तो एक्स प्लस बी बाई ए वाई प्लस सी बाई ए जेड प्लस डी बाई ए, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कुछ आ गया। अब यहां से अपने को निकालना है, ठीक है चलो। अब तीन ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है इसको। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो b बाई ए को तुम कैपिटल बी मान लो थोड़ी देर के लिए, b बाई ए को तुम कैपिटल बी मान लो थोड़ी देर के लिए, c बाई ए को कैपिटल सी मान लो थोड़ी देर के लिए, और d बाई ए को कैपिटल डी मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, b बाई ए हम डिवाइड बाई ए कर देंगे। पहला वाला इक्वेशन में ये हमारा जो इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन 3 है, समझ में आ रहा बात। तो इक्वेशन 1 में सब में डिवाइड बाई ए कर देंगे, तो b बाई ए टाइम्स ऑफ 7, यानी कि 7 इंटू बी बाई ए को 7 कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, माइनस 7 सी लिख सकते हैं, बराबर कैपिटल डी लिख सकते हैं। अब हमारा ये नया इक्वेशन आ गया, तो दिक्कत है क्या, इसको मान लिया, ऊपर वाले इक्वेशन को हमने कैपिटल बी सी डी में मान लिया। अब तो हमारे लिए वेरिएबल के नाम पर सिर्फ तीन ही चीजें, बी और सी, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, और तीन इक्वेशन ही बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, -1, सबको ए से डिवाइड कर दिए हैं, तो -1 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल बी -2 टाइम्स ऑफ कैपिटल सी बराबर डी। ये सेकंड वाला इक्वेशन आ जाएगा। थर्ड वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा, देख लो, -3 प्लस 2b प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बी सी डी तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, अब तो पक्का सॉल्व हो जाना चाहिए। तो बी का कुछ वैल्यू आ जाएगा, सी का कुछ वैल्यू आ जाएगा, डी का कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
तो वहां से हम आंसर निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खुद से कर लेना ये तरीका। तो यहाँ से तुम कैपिटल बी का कुछ वैल्यू निकालोगे, कैपिटल सी का कुछ वैल्यू निकालोगे, कैपिटल डी का कुछ वैल्यू निकालोगे। तो कैपिटल डी बेसिकली क्या है, स्मॉल डी बाई स्मॉल ए है ना। और फिर आगे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डू योर सेल्फ इतना काम कर लो खुद से। चलो और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हो गया क्या, लिख लिया, हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल बी का वैल्यू 1, कैपिटल सी का वैल्यू 1 और कैपिटल डी का वैल्यू 0। देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज, दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 - 3 = 0, और हाँ बिल्कुल सही है। तो ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो कैपिटल बी एक्चुअली में क्या था, बी बाई ए था। तो यहाँ से क्या मिला अपने को, बी बाई ए इक्वल्स टू 1। वैसे ही कैपिटल सी एक्चुअली में क्या था, स्मॉल सी बाई ए था, तो उसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो यहाँ से क्या मिला अपने को, बी इक्वल्स टू ए, और यहाँ से मिला सी इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से क्या मिल गया, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी मिल गया, कह सकते हैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ऐसा कुछ मिल गया। चाहो तो इन सबको लैम्डा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी तीनों क्या ले लिया, लैम्डा ले लिया। और कैपिटल डी क्या था, डी बाई ए था। कैपिटल डी को हम क्या बोलेंगे, डी बाई ए बोलेंगे। तो कैपिटल डी डी बाई ए माने थे, तो डी बाई ए 0 मतलब कि डी 0। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली मिल गया कि डी जो है वो 0 के बराबर है। तब जब प्लेन का क्वेश्चन लिखेंगे तो अपने को क्या समझ में आया कि ए बी सी तीनों को लैम्डा के बराबर रख लिया। ए बी सी अब चल ऊपर लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, देख रहा है, ए बी सी तीनों को लैम्डा के बराबर लिख लिया। तो लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा जेड बराबर 0। अब लैम्डा कॉमन लेके इक्वल टू को उस साइड डिवाइड में कर दिया, गायब कर दिया। तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो आंसर वही आएगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस of the point (1, 0, -3) from the plane x minus y minus z equals to 9, measured parallel to line, x minus 2/2 equals to y plus 2/3 equals to z minus 6/-6। ठीक है, कहानी में क्या बोला जा रहा है भाई, कहानी में बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस। चलो कहीं कोई पॉइंट है, पहले तो प्लेन बना लेते हैं। चलो एक प्लेन बना लिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक कहीं हवा में कोई पॉइंट है, और जिस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 0, -3 है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन दिस, और प्लेन के क्वेश्चन दिया हुआ है वही x minus y minus z equals to 9, x minus y minus z equals to 9। तो इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ। और जो डिस्टेंस मेजर किए हैं वो देखो, अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछता तब तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते पॉइंट P का इस प्लेन से, बट बोला है कि नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, जो डिस्टेंस है वो मेजर किया गया पैरेलल टू लाइन दिस, कोई लाइन दिया हुआ है। तो मान लो कि एक लाइन होगा, सपोज मान लो ये लाइन L है, तो लाइन L के पैरेलल हमने मेजरमेंट लिया है ना, यानी कि पॉइंट P का इस प्लेन से डिस्टेंस मेजर करेंगे, और वो किसके पैरेलल मेजर करेंगे, लाइन L के पैरेलल मेजर करेंगे। तो मान लो हम लाइन L के पैरेलल मेजर करना स्टार्ट किए, और तो वो कहीं जाके कट किया होगा, प्लेन को यहाँ पे जाके कट किया होगा, मतलब Q पे जाके कट किया होगा। तो एक्चुअली को PQ लेंथ चाहिए अपने को, है ना, समझ में आया होगा बात, PQ लेंथ चाहिए। यानी पॉइंट P के अबाउट, मतलब पॉइंट P से चलना स्टार्ट किए लाइन L के अलाउंग,
लाइन एल के अलोंग चलना स्टार्ट किए, लाइन एल जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए, जाते गए जाते गए जाते गए, तो कहीं ना कहीं प्लेन से टकराए होंगे, जहां प्लेन से टकराए वो पॉइंट क्यू कहलाया, तो पी क्यू का लेंथ चाहिए अपने को, ये बोला जा रहा है। समझ में आया कहानी? ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो गिवन है अपने को 2 3 -6, ये अपने को लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन है। ठीक है, तो क्या तुम पीक्यू लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो क्या? अगर तुमसे कोई बोले कि तुम लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पीक्यू, पीक्यू लाइन का इक्वेशन लिखो, अगर तुमसे कोई बोला जाए, तो अपने को एक पॉइंट पता है पीक्यू पे 1 0 -3, और पीक्यू लाइन भी पैरेलल है किसके? लाइन एल के ही पैरेलल है, यानी कि जो लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो होगा वही पीक्यू का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो पीक्यू लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वो भी 2 3 -6 ही होगा। अब अपने को पीक्यू लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2 3 -6 पता है, और उस लाइन पे लाइक वाला एक पॉइंट पता है 1 0 -3, तो हम लाइन का क्वेश्चन क्लियरली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x - 1 / 2 इक्वल्स टू y - 0 / 3 इक्वल्स टू z + 3 डिवाइड बाय -6। ठीक है, समझ आया होगा बात? तो अब यहाँ से अगर तुम्हें यहाँ से PQ लाइन पे, ये तो PQ लाइन का क्वेश्चन लिख लिया, PQ लाइन पे अगर तुम्हें कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट अज्यूम करना हो, है ना, यानी कि मान लो पॉइंट Q भी तो एक आर्बिट्री पॉइंट है, PQ पे लाई कर रहा है, तो PQ लाइन पे कोई भी एक पॉइंट अज्यूम करना है, तो हम क्या करेंगे? इन सबको लैम्डा से इक्वेट कर देंगे। तो x क्या मिलेगा? 2 लैम्डा + 1, y क्या मिलेगा? 3 लैम्डा -0 या 3 लैम्डा + 0, वटेवर कुछ भी है। अगला क्या हो जाएगा? -6 लैम्डा -3, ऐसा कुछ आएगा। तो यानी कि PQ पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट लैम्डा के टर्म से मान सकते हैं, और अज्यूम कर ले कि वो पॉइंट Q है। तो Q में क्या खासियत है? Q जो है वो उस प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट Q जो है वो प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो पॉइंट Q को प्लेन के इक्वेशन में डाल दिया। तो यानी कि 2 लैम्डा + 1 x के जगह पे आ जाएगा, प्लेन का इक्वेशन ये है, तो उसमें x के जगह पे क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा + 1 आ जाएगा। ठीक है, y के जगह पे क्या आ जाएगा? -y, y की जगह पे 3 लैम्डा आ जाएगा, और z की जगह पे क्या आ जाएगा? -z, तो माइनस ऑफ -6 लैम्डा -3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से लैम्डा को निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 2 लैम्डा आया, अच्छा चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा + 6 लैम्डा + 3 इक्वल्स टू 9। तो 6 में से 3 गया, 3 2 5, तो 5 लैम्डा इक्वल्स टू 9 - 3 6, और 6 में से 1 गया 5, तो जो लैम्डा का निकला वो 1 निकला। लैम्डा के लिए 1 निकलते ही पॉइंट Q निकल गया। ठीक है, तो पॉइंट Q की वैल्यू कितना जाएगा? 3, 3, -9। सही है क्या? तब 3, 3, -9 पॉइंट Q निकल गया, और पॉइंट P पता है 1, 0, -3, तो PQ का लेंथ क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ PQ इक्वल्स टू √, कर लो, 3 - 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 - 0 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, प्लस -9 -3 यानी 6 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 36, 4 40, 40 और 9 49, तो √49, तो आंसर कितना जाएगा? 7। ठीक आया समझ बात? अब एक और क्वेश्चन ले लिया, और क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P क्या है? 3, 8, 2 from the line x - 1/2 equals to y - 3/4 equals to z - 2/3 measured, ठीक है, measured parallel to
measure parallel to plane 3x plus 2y minus 2z plus 15 equals to 0। ये पूरा कहानी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है समझते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। पहले तो पॉइंट P बना लो हवा में कहीं भी। तो पॉइंट P बना लिया 3,8,2। फिर बोला कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस बताओ, है ना, फ्रॉम लाइन L। कोई लाइन L दिया हुआ है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बोला कि इस पॉइंट P का इस लाइन L से डिस्टेंस बताओ, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि इस लाइन से इस लाइन L से पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा नहीं पूछ रहा है ना। बोल रहा है कि जो डिस्टेंस मेजर किए हैं वो प्लेन के पैरेलल मेजर किए हैं। तो हमने प्लेन का क्वेश्चन बना लिया पहले तो। सपोज ये एक प्लेन हो गया, तो इस प्लेन का इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, 3x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 15 इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पॉइंट P का जो है लाइन L से डिस्टेंस बताओ। ये लाइन L हो गया, पॉइंट P का लाइन L से डिस्टेंस बताओ, और जो डिस्टेंस मेजर किए हैं वो एक प्लेन के अलॉन्ग मेजर किए हैं। तो इसका मतलब कि इस प्लेन के पैरेलल मेजर किए हैं, मतलब ऐसे मेजर किए होंगे, समझ में आया होगा बात। तो ये मान लो कि पॉइंट P से हम इस प्लेन के पैरेलल चलना स्टार्ट किए, तो L को हमने मान लो Q पॉइंट पे कट किया, ठीक है। तो अपने को PQ का लेंथ पूछ रहा है, इन शॉर्ट कहने का मतलब, ठीक है ना। तो 3,8,2 जो है ये हमारा पॉइंट P है, वहां से चलना स्टार्ट किए प्लेन के पैरेलल, और लाइन L को कट किए Q पे, तो PQ का डिस्टेंस पूछ रहा है, PQ का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे किया जा सकता है इसको, करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, क्या उपाय किया जाए, जल्दी बताओ, कोई बता सकता है क्या? तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, अब देखो लाइन एल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो लाइन एल पे कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, लैम्डा के टर्म्स में। तो लाइन एल पे लैम्डा के टर्म्स में आर्बिट्री पॉइंट एज्यूम कर लो, तो वो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, दिख रहा होगा कैसे आ रहा है, 4 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 2। समझ में आया बात, ये कैसे लिख ली है, क्योंकि लाइन एल का इक्वेशन गिवन है। लाइन एल इक्वेशन गिवन है तो अपने को लैम्डा के टर्म्स में तो आर्बिट्री पॉइंट मान ही सकते हैं। तो मान लिया कि पॉइंट क्यू ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ जो पी क्यू वेक्टर होगा, पी क्यू वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल वेक्टर के, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का जो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है बात। प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उससे पक्का परपेंडिकुलर होगा पी क्यू वेक्टर, ठीक है। PQ वेक्टर निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, तो 2 लैम्डा माइनस 2। समझ में आ रहा होगा बात, 2 लैम्डा माइनस 2। फिर 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 8, तो वो कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 8, तो माइनस 5, ऐसा कुछ आएगा, 4 लैम्डा माइनस 5। फिर 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2, तो 3 लैम्डा। ये क्या आ गया, PQ वेक्टर, यही है ना, लैम्डा के टर्म से PQ वेक्टर आ गया। अब उसका डॉट प्रोडक्ट किसका जीरो करना है, एन वेक्टर के साथ। और एन वेक्टर क्या है, प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3 2 माइनस 2, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये करते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड जो प्लेन का है वही हमारा एन वेक्टर काम करता है। तो 3 2 माइनस 2 आ जाएगा, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 3 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 लैम्डा माइनस 6 प्लस 8 लैम्डा माइनस 10 माइनस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये 6 लैम्डा 6 लैम्डा खत्म, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 8 लैम्डा इक्वल्स टू 16, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 2 आने का मतलब पॉइंट क्यू निकल गया, सोचना ही नहीं है। तो देख लो पॉइंट क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो 4 और 1 5, 5 कॉमा
क्या क्या आ जाएगा देख लो, 5 आ जाएगा, लैम्डा को 2 डाल दो, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 डालेंगे तो 4 दूनी 8, 9 10 11 11 आ जाएगा, और 6 7 8, तो 5,11,8 ये Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और P का पता है ही, तो अगर PQ का डिस्टेंस निकालना है तो PQ बराबर अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 यानी 2 का होल स्क्वायर, 11 माइनस 8 मतलब 8 है, 9 10 11 3 का होल स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 2 मतलब 6 का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा √49, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए, और इसमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the equation of projection of line x minus 1 upon 2 equals to y plus 1 upon minus 1 is equals to z minus 3 upon 4 on the plane x plus 2y plus z equals to 9। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइन के प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिखो, ठीक है, और नीचे में एक प्लेन दिया हुआ है, इन शॉर्ट करने का मतलब, यानी कि अपने पास एक प्लेन दिया हुआ है और उसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 9, फिर एक लाइन L दिया हुआ है, कहीं भी हो सकता है वो लाइन L, तो बोला कि इस लाइन का जो प्रोजेक्शन आया, इस लाइन L का जो प्रोजेक्शन आया इस प्लेन पे, उसका इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो अगर हम लाइन L के प्रोजेक्शन की बात करें तो कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका डायग्राम कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो दोनों एंड से, कह सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है, प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए दोनों एंड से, तो ये जो डायग्राम मिला, ठीक है, जो ब्लैक से हमने प्लेन के ऊपर बनाया उसका इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है ना, उसका इक्वेशन पूछ रहा है, तो हो जाना चाहिए ऑफ कोर्स, कैसे होगा भाई, तो उसका इक्वेशन पूछ रहा है, क्या करें कि अपना काम चल जाए। तो लाइन में दो इंफॉर्मेशन गिवन होता है, एक तो उस पे लाइक वाला एक पॉइंट, ठीक है, तो मान लो कि प्लेन पे जो लाई करने वाला पॉइंट था, लाइन एल पे जो गिवन पॉइंट था वो 1, 1, -1, 1, -1, 3 दिख रहा होगा, लाइन एल के क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, 1, -1, 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1, -1, 3 उस लाइन एल पे लाइक वाला एक पॉइंट है, ठीक है, निकाल लिया। फिर उसके बाद अब ये निकालने के बाद क्या करें, ये तो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं बोलो, अपने को प्रोजेक्शन ऑफ लाइन चाहिए ना, तो अब अपने को जो नीचे वाला लाइन है, हम एक काम तो कर सकते हैं ऑफ कोर्स इसमें, और वो ये काम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं प्लेन पे, तो ये पॉइंट भी निकल जाएगा, अगर ये पॉइंट P है तो पॉइंट Q भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक पॉइंट निकल जाएगा अपने को, ठीक है। अब वो लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, तो वो भी निकालना होगा अपने को, तो मान लो कि लाइन L जो है वो B वेक्टर के पैरेलल है, लाइन L जो है वो तो B वेक्टर के पैरेलल है, वो मान लो कि वो B वेक्टर के पैरेलल है, तो जो नीचे में ब्लैक वाला लाइन है, ठीक है, वो कौन से वेक्टर के पैरेलल होगा, ये मेन है सारा कुछ कहानी, ठीक है। अगर लाइन L जो है वो अगर B वेक्टर के पैरेलल है, तो नीचे में जो ब्लैक वाला लाइन है वो किसके पैरेलल होगा। अब देखो एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन इसमें और गिवन है कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो n वेक्टर है, 1 2 1 वो गिवन है अपने को, तो यानी कि नॉर्मल वेक्टर और B वेक्टर की हेल्प से क्या वो निकाल सकते हैं क्या, ये अपने को देखना है
कि नॉर्मल वेक्टर और एन वेक्टर के हेल्प से निकाला जा सकता है क्या। तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा, चलो देख लेते हैं पहले। तो बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ये बी वेक्टर है, ओके। तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 2 - 1 4, सॉरी नहीं नहीं नहीं, हाँ 2 - 1 4, सही बात है, 2 - 1 and 4, ये आना चाहिए बी वेक्टर। 2 - 1 and 4, ये आ गया बी वेक्टर, ओके। और जो नॉर्मल वेक्टर है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, ये जो एन वेक्टर आएगा, वो क्या गिवन है, वो गिवन है 1 2 1। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन है 1 2 1, और बी वेक्टर गिवन है 2 - 1 4। ठीक है, तो अपने को क्या करना है इसमें, अपने को क्या करना है इसमें, बोल ये नीचे में जो ब्लैक वाला लाइन है वो किसके पैरेलल होगा, ये निकालना है। तो अगर हम बी क्रॉस एन करें, ठीक है, तो उससे कुछ फायदा मिलने वाला है क्या। बी क्रॉस, अपने को लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो चलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के तो हम पॉइंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन, ब्लैक वाला लाइन किसके पैरेलल है ये सोचना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, ध्यान से देखना, लाइक पी क्यू और इसको आर बोल देते हैं। मान लो ये पॉइंट आर है, सपोज एग्जांपल के तौर पे ये पॉइंट आर है, पी क्यू आर, इसको एस बोल दिया इस पॉइंट को। तो पी क्यू आर एस भी अपने आप में एक प्लेन है, देख पा रहे बात को, पी क्यू आर एस एक प्लेन है कि नहीं, हेलो। तो अगर हम समहाउ पी क्यू आर एस प्लेन का अगर इक्वेशन निकाल पाए, समहाउ अगर हम पी क्यू आर एस प्लेन का इक्वेशन निकाल लिए, तो पी क्यू आर एस प्लेन और नीचे वाला प्लेन है ना, ब्लू वाला प्लेन, उस दोनों का जो, दो प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही क्यू आर होगा। समझ में आ रहा है बात, है ना। तो हम अब हमारा पूरा फोकस किस पे आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ, पूरा फोकस किस पे आना चाहिए अपने को, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पी क्यू आर एस। अगर हम पी क्यू आर एस प्लेन का इक्वेशन समहाउ निकाल पाए, ठीक है, अगर हम पी क्यू आर एस प्लेन का इक्वेशन निकाल पाए, इस प्लेन का इक्वेशन, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है अपने को, वो एक्चुअली में क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2। तो अगर इसको प्लेन P1 बोल दिए, अगर हम इसको प्लेन P1 बोल दिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन PQR इसको प्लेन P2 बोलना पड़ेगा। तो जो QR है वो क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। तो अपने को दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आता है, ठीक है। तो क्यों ना हम दोनों प्लेन का इक्वेशन ही निकाल लें, तो चीजें हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए चलो क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि नॉर्मल वेक्टर जो है, अब ये बताना कि अगर हम बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर करें या एन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करें, कुछ भी करो, तो एन क्रॉस बी क्या आ रहा होगा, पी क्यू आर एस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा होगा क्या। यानी कि नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन पी क्यू आर एस, तो प्लेन पी क्यू आर एस का नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो वो किसके अलोंग हो रहा होगा, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन पी क्यू आर एस इज अलोंग बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर बोल सकते हैं क्या, देख पा रहे हो ये चीज को। अगर तुम बी क्रॉस एन करो, अगर तुम बी क्रॉस एन करो, तो जो बी क्रॉस एन आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, पी क्यू आर एस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, दिख रहा है, हेलो, कि ये दिखाना पड़ेगा सबको, दिखा, हाँ दिख गया, बिल्कुल सही है। यानी कि बी क्रॉस एन क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया किसका, पी क्यू आर एस प्लेन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी क्रॉस एन कर लो, क्या आता है देख लेते हैं। तो अपने पास जो बी वेक्टर गिवन है वो क्या गिवन है, 2 - 1 4, इसका क्रॉस लेना है एन वेक्टर के साथ, और एन वेक्टर गिवन है क्या, 1 2 1। दोनों का जब हम क्रॉस लेंगे, तो 2 - 1 4 और 1 2 1 का जब हम क्रॉस लेंगे, तो अपने को क्या मिला, -9, और क्या मिल जाएगा भाई, -9 2 and 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, यानी कि हमारा जो N2 वेक्टर बोल दो काइंड ऑफ, ठीक है,
प्लेन P2 का जो नॉर्मल वेक्टर है उसको N2 वेक्टर बोल दिया, इसको N1 वेक्टर बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। N1 वेक्टर बोल दो, हर जगह N1 कर दिया प्लेन P1 के नॉर्मल वेक्टर को, तो ये बेसिकली N2 वेक्टर हो जाएगा। यानी कि PQRS प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकल गया, ठीक है। यानी कि उस प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, -9x + 2y + 5z इक्वल्स टू सम कांस्टेंट d। समझ में आ रहा है बात? हेलो, क्योंकि अगर अपने को नॉर्मल वेक्टर पता है तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट नॉर्मल वेक्टर होगा, तो इसका मतलब कि जो PQRS प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि P2 प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। समझ में आया बात? ठीक है। अब इसमें से D निकालना है अपने को, तो D निकालने के लिए क्या करोगे, अपने को पता है कि इस प्लेन पे पॉइंट P लाई कर रहा है, इस प्लेन पे पॉइंट P लाई कर रहा है, तो पॉइंट P को लाई करा दिया, तो यानी कि एक मिनट, इस प्लेन पे पॉइंट P लाई कर रहा है, इसका मतलब कि पॉइंट P को लाई करा दिया, यानी 1, -1, 3 को इसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 -2 और +15, तो 9, 10, 11, डी के वैल्यू कितना आ जाएगा, डी के वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सही है, 9 में से 11 गया 4, ठीक है, डी वैल्यू 4 आ गया। तो जो प्लेन P2 आया वो क्या आ गया, -9x + 2y + 5z इक्वल्स टू 4। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन P2। तो ये हो गया प्लेन P2 का इक्वेशन, और प्लेन P1 का इक्वेशन दिया हुआ है, प्लेन P1 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + 2y + z इक्वल्स टू 9। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 वही तो है QR। तो फाइनली आंसर कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2। ठीक है, समझ आया बात? दोनों प्लेन का, अब उसके आगे की कहानी तो करने आता ही है। अब दो प्लेन का इंटरसेक्शन निकालने आता था, हमने सिखाया था, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, लिख लो इसको।